मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कान। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक हमने इतिहास के 4 चैप्टर आप तक वीडियो पहुंच चुकी हैं। अब इसके बाद उसी का पोर्शन है भूगोल। अभी तक हमने 4 चैप्टर इतिहास के पढ़ाए हैं। आज से हम जो है ये जो वीडियो है आपकी, अब ये भूगोल से संबंधित है। तो भूगोल का हम इसमें पहला चैप्टर आपको करा रहे हैं और वह चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिएगा, चैप्टर का नाम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है नहीं? पहचान के लिए मैंने वीडियो की पहचान आप रखेंगे। ज्योग्राफी के लिए यहाँ जी लिख दिया है और पहली वीडियो ज्योग्राफी की है, लेकिन ये आएगी सामाजिक विज्ञान में ही। ठीक है नहीं? इतिहास के बाद जब भी ज्योग्राफी की वीडियो आएगी तो उसका नंबर ज्योग्राफी वाली वीडियो ही होगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठोस, ठंडी व कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदर से कैसी है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदर से कैसी है? तो आइए इसको जान लेते हैं कि यह अंदर से कैसी है। तो बच्चों, वास्तव में हमारी पृथ्वी जो बाहर से ठंडी, कठोर दिखाई देती है, वह अंदर से जो है वह गर्म है। वह क्या है अंदर से? वह पृथ्वी हमारी जो है वो अंदर से गर्म है। उसका एक हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम इसे आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप यदि गांव में रहते हैं तो गांव में जो हमारे घरों में दूध पकाया जाता है, जिसे हम बरोसी कहते हैं, वैसे किताबी ज्ञान के आधार पर उसे गोरसी कहा जाता है। गोरसी, ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? गोरसी कहा जाता है, लेकिन गांव में बोलचाल की भाषा में इसे बरोसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बरोसी कहते हैं। मिट्टी के आकार का इस तरीके का एक होता है, उसमें जो है क्या है, उपले जो है, जो कंडे होते हैं वो इसमें जो है तोड़कर डाल दिए जाते हैं और उसमें जो है एक बर्तन के माध्यम से दूध पकने रख दिया जाता है। इसे गोरसी कहा जाता है लिखने की भाषा में, और बोलचाल की भाषा में गांव में इसको बरोसी के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जब हम इसमें उपले जलाते हैं और जलाने के बाद ये जो दूध पकता है, तो अब हम जो है शाम को जो है इसको निकाल करके अलग बर्तन को रखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो गोरसी में जो उपले जलाए गए हैं, ऊपर एक सफेद सी राख दिखाई देती है और हमें ऐसा लगता है कि ये जो है ये ठंडी हो गई है। ऐसे ही पृथ्वी की ऊपरी परत है वो हमें ऐसी लगेगी जैसा कि वो ठंडी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लोहे की सलाई इसमें गाड़ देते हैं, इसमें अंदर डाल देते हैं, तो पता चलता है कि 2 मिनट के बाद यदि हम उस सलाई को निकालेंगे तो पता चलेगा कि वह हल्की सी गर्म हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि वह पृथ्वी जो ऊपर से ठंडी दिखाई दे रही है, अंदर से गर्म है। ऐसे ही यहाँ पर आप गोरसी में देखेंगे कि जो ऊपर की राख हमें ठंडी दिखाई दे रही है, और जब हम इसमें लोहे की सलाई अंदर डालते हैं और 1 या 2 मिनट के बाद हम उसको बाहर निकालते हैं, तो वो हमें हल्की गर्म दिखाई देती है या पहले से गर्म दिखाई देती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो चीज हमें ऊपर से ठंडी दिखाई दे रही है, जैसे पृथ्वी हमें ऊपर से ठंडी दिखाई दे रही है, वह अंदर से गर्म है। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु अब यहां पर हम एक बात और कर लेते हैं। अगर पृथ्वी ठंडी न होती तो क्या होता? थोड़ा समझने की जरूरत है। यदि पृथ्वी ठंडी न होती तो मानव का जीवन न होता, पेड़ पौधे न होते, और यानी कि पृथ्वी पर जीवन ही संभव न होता। ठीक, क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। पृथ्वी की अब आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। यानी कि अब हमें यह पता चल गया है कि जो पृथ्वी ऊपर से ठंडी दिखाई दे रही है, वह अंदर से क्या है? गर्म है। तो अब यहां भी ये भी जान लेना जरूरी है कि पृथ्वी जो प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी। तो 5 अरब वर्ष पहले, कितने अरब वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम? 5 अरब वर्ष पहले
5 अरब वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी क्या थी, वह आग का एक गोला थी, मतलब अत्यंत गर्म थी, ऊपर से भी गर्म थी और नीचे से भी गर्म थी। तो ये 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। हमारी पृथ्वी भी सौर मंडल के कितने ग्रह हैं इस समय वर्तमान में? 8 है। उनमें से एक पृथ्वी भी है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी, परंतु करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा हुई, जिसके कारण पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हो गया और ठंडा होने के कारण उस पर वनस्पतियां और जीव जंतु निवास करने लगे। तो यहाँ जो अभी मैं बता रहा था कि अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। ठीक, आगे चलते हैं। अब चर्चा करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए, हम चर्चा का विषय है और इसको समझ लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिएगा बच्चों, टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसा कि पाठ का नाम भी है। ठीक है जी, चैप्टर का नाम भी यही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और मेन टॉपिक इस चैप्टर का यही है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यदि हम अध्ययन करें तो हम क्या पाते हैं। देखिएगा, मैं किताब के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा आप ध्यान देंगे। आप किताब के को जरूर अपने पास रखें। यदि किताब नहीं भी है तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन किताब होगी तो और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। हम अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना हम किससे कर सकते हैं? प्याज से कर सकते हैं। तो अगर हम प्याज का बीज का हिस्सा काट लें, बीज से ऐसा गोल हिस्सा काट लें, और इसी तरीके से हम पृथ्वी की अगर बीज का हिस्सा काट लें तो कुछ पृथ्वी इस तरीके से आंतरिक संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है नहीं? तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें होती हैं। जैसे प्याज में कई परतें होती हैं, ऐसे ही पृथ्वी में भी कई परतें होती हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की होती हैं, यानी कि उनकी मोटाई में अंतर पाया जाता है। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो चित्र 1.1 जैसी दिखाई देगी। ये आप देख रहे हैं, चित्र ऐसा दिखाई देगा जैसा कि इस किताब में ये दिखाई दिया है। तो मैं इस चित्र को जो है आपके ब्लैक बोर्ड पर बना देता हूँ। तो देखिएगा, इसके सबसे बाह्य जो परत होती है, इसको मैं सही से गोल अच्छे से बना देता हूं। तो ये जो है इस तरीके से आप देखिएगा, ध्यान दें। तो बाह्य परत जो है, इसे हम जो है क्या कहते हैं? इसे हम भूपरपटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूपरपटी, भूपरपटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अंदर जो एक और भाग होता है, ये जो है इसे ऊपरी मेंटल कहते हैं। देखिएगा, एक और भाग हम बना रहे हैं। ये हो गया हमारा ऊपरी मेंटल। क्या हो गया? ऊपरी मेंटल हो गया। ऊपरी मेंटल, यानी कि मेंटल के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं मेंटल के? 2। एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल भी मैं बना रहा हूं। देखिएगा, ये जो भाग में दिखा रहा हूं, ये निचला मेंटल है। ये निचला मेंटल है। तो निचला मेंटल, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपरपटी कहलाती है। और ये जो भाग है ये मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेंटल कहलाता है। और मेंटल के 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है तो देखिएगा, इसके बाद आप देखेंगे तो ये तो है आपका आंतरिक कोण।
कैसा क्या है? आंतरिक क्रोड। और ये जो है ये क्या है? बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड। कुल मिलाकर ये जो भाग है वह है क्रोड। क्या है? ये भाग क्रोड है। यानी कि भूमि की जो परतें हैं उसको हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, उससे निचली परतों को मेंटल कहते हैं, और उससे निचली परत को, जो सबसे अंदर की परत होती है, उसको क्रोड कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी कि ये कितनी परत हो गई? 3। मेंटल के भी 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और क्रोड के भी 2 भाग हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो इस तरीके से भूपर्पट जो भूमि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका एक एक भाग का अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके किताब में चित्र दिया गया है, इसको ध्यान देंगे, इसको हम इस तरीके से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो देखिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो भाग दिखाया गया है ये है भूपर्पटी। भूपर्पटी, ठीक है। जो इसमें ये भाग दिखाया गया था, यहां पर ये भाग है, ये है ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल, और फिर इसके बाद है निचला मेंटल। निचला मेंटल, और फिर ये भाग है बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड, और ये है आपका आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी जो, अगर मैं गहराई के आधार पर अगर लिया जाए तो देखिएगा, ध्यान दें, तो ये क्या स्थिति बनेगी? यानी कि आप देखेंगे यहां पर ये जो मैं ले रहा हूं ये गहराई ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? गहराई। इनकी माप को ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, ये 35 किलोमीटर में यहां दिखा रहा हूं, आपकी किताब में दिया गया है। फिर इसके बाद यहां तक जो है वो 700 किलोमीटर, उसके बाद 2900 किलोमीटर, और फिर है 5259 किलोमीटर, और उसके बाद 6371 किलोमीटर। अब इसी तथ्य को आप इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे हम इसी को एक एक तथ्य को आपको स्पष्ट करेंगे। चलिएगा, ध्यान दें। आइए जाने कैसी है पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो हम सबसे पहली परत की हम बात करेंगे, और मैंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को हम 3 भागों में बांट दिया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो सबसे पहले हम भूपर्पटी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो भूपर्पटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कह रहे हैं? भूपर्पटी कहते हैं। मैंने इसको यहाँ पर भी दिखाने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है, उन भिन्न भागों की मोटाई क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा, जानते, यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। जो भूपर्पटी है यह पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत है। यानी कि यहां से एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि पृथ्वी की सबसे पतली परत और ठोस परत कौन सी है, तो उसका नाम है आपका भूपर्पटी। ठीक, भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। कितनी होती है? 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। कहां पर? समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी
समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? 4 से 7 किलोमीटर। इसके बाद जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। तो यहाँ जो हमने गहराई दिखाने का प्रयास किया है, तो भूपर्पटी की अधिकतम मोटाई जो है वो कितनी है? 35 किलोमीटर तक है। और ये कहाँ पर दिखाई देती है? यह महाद्वीपों की भूपर्पटी, मतलब कि महाद्वीपों के आसपास ये जो है दिखाई देती है। ठीक है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी देखने को, पर्वतों के आसपास तो इसकी मोटाई कितनी देखने को मिलती है? 70 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। चट्टानें और मिट्टियां इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी मोटाई का निर्माण करती हैं। अब ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि मैं बात कर रहा हूं भूपर्पटी की, तो भूपर्पटी जो है इसका निर्माण जो है, इसका जो निर्माण है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो इसमें एक तो होता है सिलिका और एक एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होने के कारण भूपर्पटी में किस किस की प्रधानता होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इसमें किस किस की प्रधानता होती है? सिलिका, भूपर्पटी में सिलिका की प्रधानता होती है। और किसकी प्रधानता होती है? एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। तो सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता भूपर्पटी में होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? सियाल नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना? भूपर्पटी को हम किस नाम से भी जानते हैं? सियाल नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होने के कारण इसे सियाल भी कहा जाता है। चलिए आइए अब हम भूमि की आंतरिक संरचना के अंतर्गत मेंटल भाग का भी अध्ययन कर लेते हैं। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भूपर्पटी के नीचे एक बहुत मोटी परत पाई जा रही है जिसे हमने दो भागों में बांटा है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। यहां पर भी मैंने आपको यहां दिखाने का प्रयास किया, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, परंतु कंप्लीट रूप से इस भाग को मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर गहराई वाले चित्र में दिखाया है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल की गहराई पाई जाती है। यानी कि मेंटल की जो गहराई है वह कहां तक पाई जाती है? 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। मेंटल में चट्टानें पिंगली अवस्था में पाई जाती हैं। मेंटल में जो चट्टानें होती हैं, यानी कि मेंटल में जो चट्टानें हैं वो कैसी अवस्था में पाई जा रही हैं? पिंगली अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है नहीं? यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से जाना जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग जो है दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग, और ये कितने किलोमीटर तक होता है? 400 किलोमीटर तक। यहां देखिएगा, ये 700 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है ऊपरी मेंटल, लेकिन अगर मैं इसको 400 किलोमीटर तक की बात और कर दूं तो ये 400 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल पाया जाता है। और इसी मंडल से क्या होता है? जो आपकी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा बाहर निकलता है वह दुर्बलता मंडल से ही निकलता है।